नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और अपने दर्शकों को बताते चले, राजधानी में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में पाकिस्तान में भी दहशत फैली हुई नजर आई। जी हां, दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान खौफजदा है। पाकिस्तान में बैठकों का दौर तेज हो गया है, सेना अलर्ट पर है और उन्हें भी खौफ सताने लगा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसा दोबारा कोई एक्शन ना कर दे। राजधानी में धमाके के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बैठकों का दौर तेज होता हुआ नजर आया और खबर अब यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हाई लेवल बैठकें करते हुए नजर आए, जिसमें आईएसआई के डीजी और एनएसए भी शामिल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी बैठकें की। उधर पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर पेट्रोलिंग तक तेज कर दी है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भी बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग तेज कर दी। पाकिस्तानी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है ताकि किसी भी विमान को तुरंत निशाना बनाया जा सके। आप समझिए, कहीं ना कहीं ये डर है उन्हें कि भारत के फाइटर जेट्स बदला लेने के लिए उड़ान भर सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान के सभी अहम अन्य ठिकानों पर सरकारी ठिकानों की सुरक्षा भी एक तरह से बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान प्रशासन की ओर से भारत से लगी सीमा के पास में विमानों के लिए आज और कल के लिए नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान खौफ में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके पाले हुए आतंकी ही उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कुछ ही दिन पहले लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह सैफ, उसका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में पाकिस्तान के खैरपुर तामेवाली की रैली का स्थान नजर आता है और इसमें सैफुल्लाह सैफ ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बात कहते हुए सुनाई देता है और वो ये भी कहता है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सैफुल्लाह सैफ इस रैली में लोगों को जिहाद के रास्ते पर चलने के लिए उकसाता हुआ सीधे सीधे सुनाई देता है। और आपको ये भी बताते चले कि किस रूप में यहाँ पर सैफुल्लाह सैफ का जब ये पूरा वीडियो सामने आया तो उसके बाद में बार बार यही कयास लगाए जाने लगे थे कि पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। और आपको ये भी बताते चले, इसी तरह के कई मॉड्यूल्स भारत में से कहीं ना कहीं एक बार हमने देखा और उसको नष्ट किया और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हुई एक्टिविटीज में कई डॉक्टर्स पकड़े गए। देश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया और भी कई हथियारों की बरामदगी हुई। अब पाकिस्तान में भी दहशत फैली हुई है। उसकी एक वजह ये भी आपको हम बताते चले कि भारत में हाई लेवल मीटिंग हो रही है और ये स्पष्ट नजर आता है कि जिस रूप में यहाँ पर अब ये पूरी कल कायराना वारदात को अंजाम दिया गया, उसका एक ना एक एक्शन जरूर नजर आएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। दिल्ली में लाल किले के पास में कल शाम को ब्लास्ट हुआ जिसमें पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आया। इसके अलावा कल गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल से भी देर रात तक पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो धमाके की जांच कर रही एजेंसी को जैश मॉड्यूल का सुराग मिला है। सूत्र बताते हैं कि कहीं और जाते समय गलती से लाल किले के पास में ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद में सरकार और भी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही एनआईए, आईबी, गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आज बैठक करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद में ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपे जाने का फैसला लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात कर उनसे घटना की जानकारी ली है और आज हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ेगा, उनसे हम हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर जल्दी से जान लीजिए। डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होने का एक नया वीडियो सामने आया है जो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ था। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर साफ तौर से नजर आता है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से डॉक्टर उमर दिल्ली में दाखिल हुआ। और ये देखिए, ये दरअसल ये टोल की तस्वीर थी और यही I-20
वो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट एक तरह से होता है, और इस दौरान ये गाड़ी का नंबर, इसी गाड़ी की नंबर प्लेट वहां पर ब्लास्ट के बाद में नजर आई थी। और अब आप इसे गौर से देखिएगा, इसी गाड़ी में सवार है वो सो कॉल्ड डॉक्टर और आतंकी उमर। अब चेहरे पर मास्क लगाए हुए था कि उसकी पहचान ना हो, लेकिन उसकी पहचान हो चुकी है। जिस रूप में कई अलग अलग मॉड्यूल्स पकड़े गए थे फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में जो पकड़े गए मॉड्यूल्स या आतंकी जिनके पास से हथियार और ये विस्फोटक डेटोनेटर्स बरामद किए गए थे, उनसे भी कई बारी जो कड़ी दर कड़ी जब जुड़ी तो उसमें डॉक्टर उमर की भूमिका भी सामने आई। और उसके बाद में जब उमर ये समझ गया, ये भाप गया कि एक एक करके उसके तमाम साथी धरे गए हैं और जल्द ही उसका नंबर भी आएगा, तो उसने आनन फानन में वारदात को अंजाम दी, या ये कहा जाए कि सीमा पार से बैठे उसके जो आका थे उसने उसको कमांड दे डाला। दिल्ली धमाके के बाद अब अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आती है। पुलवामा पुलिस ने उमर नबी के पिता को भी पकड़ लिया है। डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल है डॉक्टर उमर, और पुलवामा पुलिस ने उमर नबी के पिता को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। उसके पहले उमर के भाई और मां को भी पुलिस लेकर गई थी पूछताछ के लिए, और लगातार जांच की जा रही है। और परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि उमर से पिछले शुक्रवार के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। उमर कहाँ है, क्या करता है, कुछ नहीं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बल जब यहाँ पर उमर नबी को लेकर जा रहे थे उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूछताछ की जा रही है हर एंगल से, क्योंकि बार बार ये बड़ा दावा किया जाता है कि उमर इस तरह का नहीं था। उनके परिवार, उनके अपनों का कहना है कि उमर पढ़ने में बहुत शानदार था। जिस रूप में जो 4 अलग अलग डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, तो बड़ा सवाल यही कि अगर इतना शानदार, इतना ब्रिलियंट, इतना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था डॉक्टर उमर, तो कैसे वो आतंक की रास्ते पर चला गया और कैसे वो अपने ही देश के साथ में गद्दारी करता हुआ नजर आया। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदरपुर टोल प्लाजे पर I-20 कार नजर आई थी, और I-20 कार के अंदर दिखाई दे रहा है डॉक्टर उमर। ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर इस आपको जो बीच में हाईलाइटेड एक हिस्सा नजर आता है, और उस हिस्से में आप देखेंगे ध्यान से तो उमर चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, काले रंग का मास्क। लेकिन भले ही वो जितने भी नकाब लगा ले, लेकिन आतंक का चेहरा सामने आता ही है। और हुआ भी ऐसा ही, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये उमर जो है वो कैद हुआ, डॉक्टर उमर। और जिस तरह से उसका फरीदाबाद की खासतौर से अगर बात की जाए कॉलेज में उसकी भूमिका जो नजर आती थी, अब जैसे ही उसे पकड़ा गया तो उसके बाद आनन फानन में एक्शंस लिए जा रहे हैं। उसके लॉकर्स, उसके ठिकाने, उसके दोस्त, उसका मोबाइल, उसकी कॉल डिटेल्स, एक एक चीज खंगाली जा रही है। और जिस रूप में ये पूरा मामला सामने आया, ये धमाका, उसके बाद में जांच में सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आई कि ये फिदायीन अटैक है। तो क्या डॉक्टर उमर ने एक तरह से ये कहा जाए कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, और क्या वो डॉक्टर उमर ही फिदायीन था? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हमला सामने आया, जब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसमें ये भी जानकारी मिली कि ये गाड़ी काफ़ी देर तक पार्किंग में खड़ी हुई थी, और डॉक्टर उमर उस गाड़ी में बैठा हुआ था काफ़ी देर तक। ये माना जा रहा है कि इस दौरान इंतज़ार करते करते वो इंतज़ार कर रहा था उस फ़ोन कॉल का कि इशारा मिले और वो उसके बाद में फिदायीन बन जाए। अब बड़े सवाल दिल्ली धमाके में पकड़े गए आरोपियों का, क्या आका पाकिस्तान में बैठा है? अगर कनेक्शन नहीं तो फिर पाकिस्तान में ये बैठकों पर बैठकें क्यों हो रही हैं? सवाल ये भी एक बार फिर से पाकिस्तान के ठिकानों पर क्या हमला करने का वक्त आ चुका है? और ये जो वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान में आतंकियों के आका बैठे हुए हैं, उन्हें ध्वस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मसूद अजहर हो या हाफिज सईद जैसे सांप जो हमेशा समय समय पर डसते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पूर्व एसीपी दिल्ली के AK सिंह हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी हमारे साथ में जुड़ रखी हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप दुबे हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। लाल किले से मेरे साथी इस दौरान जुड़ रखे हैं रजनीश शर्मा। और तमाम अपडेट्स के साथ में मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रजनीश का ही रुख कर लेती हूँ। रजनीश,
अब ये कहा जाए कि लगभग 24 घंटे होने वाले हैं इस पूरे धमाके को लेकर। कुछ देर के बाद में वो 24 घंटे की एक बार फिर से वही तस्वीर लोगों के जहन में आएगी। मुझे जरा बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या बड़ी बातें सामने आती हैं, इस 24 घंटे में आखिर क्या बड़ा हाथ लगा है जानकारी के तौर पर। नैना, अगर बात की जाए इस पूरे हादसे की तो जब कल देर शाम को तकरीबन 6:50 पे जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन अगर आप अंदाजा लगाएं तो करीब 22-23 घंटे इस समय बीत चुके हैं। लेकिन इस जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी तस्वीरें आज भी अभी भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों के जहन में ताज़ी हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस जगह मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ इस जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चांदनी चौक पास है, लाल किला पास है, इसके अलावा भगीरथ पैलेस पास है और जो तमाम जो दूसरी मार्केट्स है वो पास है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी बहुत पास है। तो यहाँ पर लोगों को, ना सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि विदेशियों को अब यहाँ पे आना जाना लगा हुआ था। अब बात आती है कि ब्लास्ट के बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, किस तरीके से चीज़ें सामने आई। इस ब्लास्ट के सामने आने के बाद फौरन तमाम एजेंसी, चाहे वो NIA हो, NSG हो, ED माफ़ कीजिएगा NIA, NSG हो या स्पेशल सेल हो, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, ये तमाम दूसरी एजेंसीज हो, तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जांच को शुरू किया, जिसके बाद सुबह तक ये जांच चली और अभी भी इस जांच कंटिन्यू है। लेकिन इस दौरान इन जो 20-22 घंटे जो बीत चुके हैं, इस दौरान कई ऐसे चीज़ें सामने आई, जो कई CCTV फुटेजेस सामने आए, कई जो है वो जो बयानात सामने आए। इसी दौरान NIA को ये पूरी जांच सौंप दी गई है। अब NIA इस पूरे मामले की ऑफिशियली जांच करेगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो CCTV फुटेजेस जो इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहे हैं, उन तमाम में एक बात कॉमन है कि जो डॉक्टर उमर है उसको हर जगह, मोस्टली जगह जो है स्पॉट किया गया है I-20 गाड़ी के साथ, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। तो ये जो है डॉक्टर उमर के खिलाफ एक अहम सबूत है, ना सिर्फ बदरपुर बॉर्डर बल्कि अगर बात की जाए फरीदाबाद में भी वो एक पोल्यूशन सेंटर पे अपना गाड़ी का पोल्यूशन करवा रहा था। इसके अलावा जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे मेरे पीछे जो रेड लाइट आप देख रहे हैं, इसी रेड लाइट पे भी उस I-20 गाड़ी को साफ तौर पर देखा गया था, जिसमें उमर की मौजूदगी जो है वो उसकी पुख्ता हुई है। जिसके बाद अब जो है NIA अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और तमाम जो दूसरे स्टेट से जो तमाम डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है भारी मात्रा में जो विस्फोटक के साथ, उनको लेकर भी अब आगे जांच चलेगी। क्योंकि NIA ये भी मान के चल रही है, जो जैसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये मान के चल रही है कि जो ये विस्फोट हुआ था, ये विस्फोट यहाँ नहीं होना था बल्कि इस विस्फोट को कहीं और किया जाना था। लेकिन ये विस्फोट गलती से यहाँ पर हो गया। और इसका जो है इसके पीछे का कारण ये है कि जो तमाम जो लोग डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उनके पास विस्फोटक जो है मिले थे। उसके बाद इन लोगों को डर था कि कहीं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इनका नाम ना ले दें, इसीलिए आनंद फानंद में कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से विस्फोट कर दिया जाए। इसके लिए इसके पीछे पुख्ता थ्योरी ये है कि जब विस्फोट जो है वो जिस गाड़ी में होता है उससे 4-5 घंटे पहले तक गाड़ी जो है वो घूमती रही, बैठे रहे, सोचते रहे। तो ऐसा नहीं होता कि 4-5 घंटे जो है वो घूमा जाता है। जहाँ वारदात को अंजाम देना होता है सीधा ऑन टाइम पहुंचा जाता है, वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो ये बॉम्ब ब्लास्ट की जो वारदात है कहीं और अंजाम देनी हो सकती है, लेकिन गलती से वो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि जो I-20 गाड़ी थी उसको पार्किंग की जगह नहीं मिली। इसी दौरान जो तीनों लोग जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उसमें ब्लास्ट हो गया और तीनों लोगों की मौत हो गई। तमाम चीजें सामने आइए आप अपनी जांच को इन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा रही है। रजनीश, एक बात जल्दी से थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं गेस्ट का रुख करूं। आपने बताया कि जो गाड़ी में डॉक्टर उमर नबी वो मौजूद था, गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं मिली, तो आखिर उसके साथ में गाड़ी में 3 अन्य लोग कौन थे? क्या उसी के ही साथी थे? ये कोई जानकारी मिल पाई है? उनकी कोई पहचान हो पा रही है? क्या वो भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा रखे हैं? देखिए ना बिल्कुल डॉक्टर उमर की तो जो आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। उसके साथ जो 2 लोग थे वो कौन थे उनको लेकर भी अभी जांच चल रही है। और वो ये तीनों ही लोग जो इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं, ये तीनों लोग जो है इसी बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए जो है वो आए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस जगह इस बॉम्ब ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये अभी तक की जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जाना था बल्कि कहीं और अंजाम दिया जाना था। एक थ्योरी ये है NIA की जाँच की। दूसरी थ्योरी ये है
कि लगातार अगर 3 से 4 घंटे तक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसे इस तरीके की वारदात को अंजाम देना है तो ऐसा नहीं करता। ये भी मान के चला जा रहा कि क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, पार्किंग की जगह नहीं मिली और इसी दौरान जो टाइमर सेट किया था वो टाइमर अपने एंड टाइम पे पहुंच गया और ब्लास्ट हो गया। और देखिए, यानी कि कुछ और भी बड़ा करने की साजिश थी। अगर इस जगह पर नहीं तो फिर किस जगह पर ब्लास्ट करने की तैयारी थी। मैं खास मेहमानों का रुख करूं, लेकिन ये तस्वीरें देखते चलिए। ये पल पल की तस्वीर, लगातार जांच की हर तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जो लगातार घटनास्थल से सामने आ रही है। जांच एजेंसीज के हाथों में पैकेट है, वो जांच कर रहे हैं। हर तस्वीर हम अब तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं और माना जा रहा है कि इन हाथों में, इन पैकेट्स में वो तमाम अवशेष और वो तमाम बड़े सबूत हैं जो इन इलाकों से एकत्रित यहाँ पर जांच टीम की तरफ से किए गए हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, अब मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, AK सिंह पूर्व ACP दिल्ली पुलिस के, डॉक्टर शुभ्रा चौधरी और संदीप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। मैं लेकिन AK सिंह सर से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि AK सिंह जी, ये पहला ऐसा धमाका नहीं है जो राजधानी दिल्ली ने देखा हो। इसके पहले भी धमाके, क्योंकि आप और मैं सुबह से कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, पहले भी कई बार ऐसे धमाके देख चुका है राजधानी दिल्ली। आप मुझे एक बात बताइए, खासतौर से ऐसे मौकों पर, ऐसे सेंसिटिव एरियाज में जांच कितनी ज्यादा टफ हो जाती है और चीजों को कड़ी दर कड़ी कनेक्ट करना कितना ज्यादा टफ यहाँ पर नजर आ रहा है, खासतौर से दिल्ली और वो भी सेंट्रल इस हिस्से में जहां पर धमाका हुआ। AK सिंह जी, प्लीज ऑडियो अनम्यूट कर लें। Now I'm audible? जी जी। Thank you very much. ये बहुत बड़ी कामयाबी है हम आप सबकी, जो हम इतनी जल्दी इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने में कामयाब हो गए हैं। और जहां तक जांच टफ होने की बात है, ऐसे माहौल में, ऐसे सीन ऑफ क्राइम पे, जी जी, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि when the going gets tough, the tough gets going. ये सारी बात का सार है। जी जी। हमारी एजेंसियां जो हैं, they are second to none in the world. और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मैं साहब यहाँ को मौके पे यहाँ आना। पर रोकना चाह रही हूँ, आपको दोबारा लौटती हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है, तस्वीर साझा करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया है कि जिस तरह से यहाँ पर रिव्यू मीटिंग की गई है दिल्ली कार ब्लास्ट मामले को लेकर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में, और बाकायदा उन्हें ये जरूर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि जो भी इसके पीछे आरोपी है उससे पूरी तरह से उस पर एक्शन लेना है और उसे हंट डाउन करना है, उसे ढूंढ निकालना है और एक एक व्यक्ति जो इस तरह के एक्ट में शामिल है उसके खिलाफ तमाम एजेंसी सख्त एक्शन लेंगी, ये स्पष्ट किया जा चुका है। ये कहा जाए कि लगातार बैठकें, लगातार मीटिंग हो रही है। आज सुबह 11 बजे भी एक तरह से रिव्यू मीटिंग थी और उसके बाद में आज एक बार फिर से उस पूरी रिव्यू मीटिंग के बाद की एक और बड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर सामने आती है। मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ अब यहाँ पर अनुज माथुर जी, आपका। अनुज माथुर जी, कई बड़ी बातें एक एक करके जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसके साथ में कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। अब इस दौरान जिस यूनिवर्सिटी का नाम बार बार आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसमें दो बड़े चेहरे, दो लोगों के, चाहे बात डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र हो जो कि फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था, डॉक्टर उमर नबी, अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को भी एक तरह से कहा जाए कि संदेह की नजरों से देखा जाता है। यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स की आड़ में, जहाँ पर मैं बात कर रहे थे व्हाइट कॉलर जॉब और बड़े सोफिस्टिकेटेड जॉब के साथ में अपनी छवि दूसरी बताते हैं, लेकिन आतंक का गढ़ बना रहे हैं क्या? ये ना बिल्कुल ठीक आप कह रही है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, थोड़ा सा जहां हमने छोड़ा था पहले से थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। मैं मानता हूं हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या ये प्रश्न मेरा है और ये मेरे ख्याल से सब पूछना चाह रहे हैं कि जब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कल पकड़ा गया था, तो क्या हमने पूरे देश को या कम से कम राजधानी को, NCR को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया? क्या चेकिंग को 4 गुना 5 गुना कर दिया? और अगर कर दिया था तो फिर ये पूरे दिन इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट लेके एक गाड़ी घूमते रही पूरे दिल्ली में, उसको क्या हम कहीं भी नहीं पकड़ा पाए, कहीं भी नहीं उसको सूंघ पाए? तो मेरा ये मानना है कि हमने बहुत बेहतर काम किया है, हमारी एजेंसी सब अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमको इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है और किस प्रकार से हमको कोई भी इस तरह
शायद हो सकता है कि हमने सोचा हो कि 2,900 पकड़ लिया, इसका मतलब खत्म हो गया। ऐसा नहीं लेकिन होता अनुज ये। जी देखिए, सुबह क्योंकि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की भी नैना अगर नैना जान जाती है तो वो वाकई हाँ, में बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल नैना, वही मैं कह रहा हूं कि हम एक भारतीय, एक भी जान बहुत ज्यादा कीमती है। अब सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी का है। देखिए, इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण करना, उसको कितना स्ट्रिंजेंट इसके नियम है इसको खरीदने के और इसके भंडारण करने के। और उसके अलावा कई 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 जगह पर ऐसा बताया गया है कि अमोनिया और नाइट्रेट को अलग अलग रखा जाता है, ताकि हम मिला नहीं सकते, ताकि वो वेपनाइज उसको आप ना कर सकें एक परसेंटेज के ज्यादा। तो ये तमाम जो कार्रवाइयां हुई है, मुझे लगता है, आई विश इट इज, आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम एक्टिविटीज, क्योंकि एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर हो सकता है काम किया गया हो। इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पर इतना अमोनियम नाइट्रेट को ला करके इकट्ठा कर देना भी आसान काम नहीं है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे कई जगहों से मेरे ख्याल से आया होगा। कहां से आया, कैसे इसको हमने इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा एक जगह हो जाने दिया। कई प्रश्न हैं जिनके कि हमको उत्तरों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुबह भी मैं यही कह रहा था कि व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है। बिल्कुल और सर। इसी वजह से वो लोग टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। और मैं एक और, मेरे को बात बोलने दीजिए नैना, वो बात ये है कि जिस प्रकार का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है, उसको मैं कहता हूं चोर की दाढ़ी में तिनका। यस, भारत ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा। भारत ने तो कुछ कहा ही नहीं कि क्या है, कौन है कौन नहीं है। हमने तो अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं करी। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी मोबिलाइज कर दी, नो टाइम इशू कर दिया। उन्होंने एयरफोर्स को एयरबोर्न कर दिया, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स निकालने शुरू कर दिए, बड़े बड़े लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं न्यूक्लियर कमांड की, इसकी उसकी। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। और नैना, और सर यही बात आपने एक बहुत अहम एंगल दिया है कि पाकिस्तान की चोर की दाढ़ी में तिनका है। और तभी देखिए कि बैठकें यहां पर होती हैं, लेकिन इसके साथ में दूसरी बैठकों का दौर पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। वो रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई हमने जिस तरह से हमने भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद की बड़ी तस्वीर थी। मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूं यहाँ पर शुभदा जी का। शुभदा जी, जिस रूप में बड़ी तस्वीर अभी देखी गई, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान को हमने हमेशा से कहीं ना कहीं कई बार मौके दिए, लेकिन हर बार मौके के बाद में दगाबाजी ही पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसकी फितरत है। पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान बहुत उछलता हुआ नजर आया कि भाई हमारे साथ में सुपर पावर है। अब वो अपने संविधान को संशोधित कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो चाहते हैं कि उनको परमानेंट एक तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी और कमान दे दी जाए। ये लगता है कि अब उसने आ बैल मुझे मार कर लिया है खुद ही, और सिर्फ भारत के साथ में नहीं, पूरी दुनिया में एक बार फिर से एक्सपोज होता हुआ नजर आता है, क्योंकि कनेक्शन पाकिस्तान से कनेक्ट होते हैं। नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और कुछ भी पहले कहने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी कंडोलेंस है सारी फैमिलीज के साथ जिनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई है या इंजरी हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी, इसका एक लोकल साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है और एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है। जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो हमें क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जमाते इस्लामी का जो जमाते मोहम्मद है, वो उन्होंने एक विमेन्स विंग बनाया। यस। और विमेन्स विंग जो उन्होंने बनाया उसका नाम रखा जमात उल मोमेनात, जिसमें डॉक्टर शाहीना का कनेक्शन विथ डिजिटल फॉरेंसिक्स मिला है सादिया अजहर से, जो मसूद अजहर की बहन है। मसूद अजहर अभी गिलगित बल्तिस्तान या पीओके में है, और बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर में जहां उनका ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे इंडिया ने अटैक भी किया था, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, एक क्रोनोलॉजी पाकिस्तान के साथ चल रही है। आप 2-3 महीने पहले जाइएगा तो पहली चीज होती है कि आसिम मुनीर बार बार यूएस जाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन जो उनकी एजेंसी है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता है ट्रंप के द्वारा। और उसके बाद जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स और बगरम बेस की बात करते हैं यूएस के साथ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि टीटीपी के खिलाफ रेड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के। अक्टूबर में बहुत सारे अटैक्स होते हैं। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुतक्की जी इंडिया आते हैं, तब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके साथ पीओके में प्रोटेस्ट चलना शुरू हो जाते हैं।
ये सारी चीजें साथ में हो रही हैं। रशिया ने भी एक पाकिस्तानी स्पाई रिंग को अभी पकड़ा है, इन्फिल्ट्रेट किया है। यस। अब जो हो जाता है नवंबर में इनके कोलैप्स हो जाते हैं। टर्की और कतर कितना भी इनको मदद करने की कोशिश करे, सीज फायर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं आगे बढ़ते। एक मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था आइसिस खुरासान। आइसिस खुरासान अब क्या कर रहा है, आइसिस खुरासान के जो स्लीपर सेल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में, वो एलईटी और जैश ए मोहम्मद दोनों के साथ मिले हुए हैं और उसके बाद वो अटैक कर रहे हैं। अब ये एविडेंस क्या है? पहला क्वेश्चन मैं आपको, जो आपने पूछा था उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो दौज गांव में है फरीदाबाद में, अल फला, तो अल फला एक ट्रस्ट है, अल फला एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे जो लग रहा है कि चैरिटेबल विश्व के ट्रस्ट अलग-अलग है, हिस्सों में है ये। हाँ जी, मुझे तो लगता है दुनिया में कई अलग-अलग हिस्सों में भी है अल्फला ट्रस्ट के, कुछ हाँ, अलग-अलग। जी, बहुत सारे हिस्सों में। जो इंडिया में जो काम करता है वो कंसल्टेंसी, आईटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे काम करता है। इनकी जो ट्रस्ट है ये 90s के मिड में इनको मिला था रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था फरीदाबाद में, और ये मेडिकल कॉलेज तो 2000 के बाद चला है। उनके सन लैब्स 2000 हैं में। जहाँ पे वो आरडीएक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जहां तक मेरा मानना है, हाफिज अब्दुल राउफ जो ब्रदर इन लॉ हैं हाफिज सईद के, उन्होंने कुछ दिनों पहले पब्लिकली ये बात बोली थी कि इंडिया दूसरे अटैक के लिए तैयार रहे। ये वही इंसान है जिन्होंने पब्लिकली फ्यूनरल्स किए हैं टेररिस्ट की पाकिस्तान में। दूसरा, जो मौलवी इरफान है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एक्स पैरा मेडिकल स्टाफर रहे हैं, जिनका स्ट्रेट लिंक है जैश ए मोहम्मद के साथ। वो रेडिकलाइज करने में श्रीनगर के यूथ को, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर के यूथ को बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तीसरा, फिरोजपुर की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, गुरप्रीत सिंह और विक्रमजीत सिंह, जो इलीगल आर्म्स स्मगलिंग करते हैं। जी, जहां तक बात रही, अभी भी कुछ घंटों पहले सेक्टर 56 फरीदाबाद में 50 केजी फिर से मिला है। जी, एक्सप्लोजिव्स जी। फिर से मिले हुए हैं। अब ये कहानी शुरू कब होती है? कहानी शुरू होती है अक्टूबर 19 को, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स ने, जो वहां पे पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे कि जो वहां के लोग हैं वो सेपरेटिस्ट या मिलिटेंट्स का साथ दें, वो इंडियन गवर्नमेंट का साथ ना दें। उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद ये रेडिकलाइजेशन जो है वो काफी बढ़ गया है। अब जहां तक बात रही शुभदा, और यही बात है, उसके बाद ही हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए जाते हैं। पूछताछ में कई बड़ी बातें आती हैं और ये गुजरात से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक बड़ी चेन नजर आ रही है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, सौरभ जी, संदीप जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर जिसका जिक्र अभी शुभदा भी कर रही थी, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो डॉक्टर शाहीन जिन्हें पकड़ा गया है, डॉक्टर शाहीन शाहिद को जिसे पकड़ा गया है, बड़ी जानकारी मिली है कि आतंकी मसूद की बहन ने सीधे सीधे महिला विंग की कमान शाहीन को सौंपी थी। अपने दर्शकों को ये भी हम बताते चले कि जिस तरह से जैश ए मोहम्मद का महिला विंग जमात उल मोमिनात, उसकी भारतीय कमांडर माना जा रहा है कि शाहीन शाहिद को बनाया गया था, और पाकिस्तान में हेड सादिया अजहर जो कि मसूद अजहर की बहन है, उसके संपर्क में सीधे सीधे शाहीन रही है। शाहीन के कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं, शाहीन के तमाम जो लिंक्स हैं वो भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस बात से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि राजधानी दिल्ली में कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, और एक एक करके कई बड़ी बातें जब सामने आती हैं तो उसमें ये भी आप समझिए कि किस रूप से अब ये जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर अब महिलाओं की आड़ लेना चाहता है। मसूद अजहर वही आतंकी, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चीख चीख के रो रहा था कि मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। संदीप जी, उसके बाद से ही लगातार मसूद अजहर को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, और खासतौर से मसूद अजहर खुद ही ये कह रहा था कि अब कहीं ना कहीं बदले का वक्त आ गया है। तो क्या ये एक तरह से मानी जाए कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश ये रही है और पाकिस्तान का कनेक्शन इसमें सीधे सीधे नजर आता है? नैना जी, देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ये जो सुविधा जी बता रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज भारत है, विश्व जो है भारत को ग्लोबल काउंटर टेरर पार्टनर के रूप में देखता है, और भारत न केवल आतंक के खिलाफ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साझेदारी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाया है। और ये बात उन्होंने अलग अलग तरीके, अलग अलग दृष्टिकोण से कही। लेकिन दूसरी विषय ये है कि क्या हम अपने दुश्मनों से घबरा जाएं,
क्या हम सॉफ्ट टारगेट हमारे लोगों को कोई करे, निशाना बनाए तो हम डर जाएं? भारत आज आतंकवाद से डरता नहीं है, ये तो संदेश विश्व को गया है। लेकिन एक विषय तो साफ है कि क्या हमें सतर्क रहना है या हमें घबराना नहीं है, या जो भी स्रोत है आतंक के उन तक पहुंचने की क्षमता हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों में है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भारत, जो आज का भारत है, आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस रख रहा है, ये दौर गया जब देश केवल निंदा करते थे। पहले तो निंदा होती थी, आज देश भारत जवाब दे रहा है सबको। तो मुझे सुरक्षा एजेंसियों पे विश्वास है। आज की सरकार जो है वो ढाल नहीं है, देश की शक्ति है। और ये हमला जो है, मुझे लगता है कि हमारी एकता पे है, हमें सतर्क रहना है और हम सबको मिलके इसका बेहतर ढंग से सरकार जवाब दे रही है उसके साथ खड़ा होना है। लेकिन एक विषय मेरे मन में बार बार आता रहता है कि हमने इतने लंबे समय तक अपने नागरिकों को खोया है। हम शांति की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम पूरे विश्व की कल्याण रखते हैं, और हमारे भारत पे किसकी नजर लगी है? कौन वो लोग हैं जो नजर लगा देते हैं और हमारे मासूम लोग चले जाते हैं? उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, हर जाति धर्म के लोग होते हैं। तो इस दहशत से पार पाना आम जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, ताकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो गाथा है विश्व के स्तर पे हम उसको पहुंचाते रहें। नहीं, और आज लेकिन विश्व बात ये पूरा है ना कि परेशान हम तो इसी विचारधारा पर रखते हैं बात। लेकिन जब अगर अब तो नई तस्वीर नजर आती है ना कि अब अगर पाकिस्तान या फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा हिंदुस्तान में अगर कुछ मिस एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नैना जी, मुझे कुछ साल पहले पाकिस्तान जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि वहां के नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जनता बेहद गरीबी में है, जनता किसी से युद्ध नहीं लड़ना चाहती, जनता के बीच भूखमरी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, वहां खाने पे लोग परेशान हैं। और वो पाकिस्तान अगर बार बार ऐसी हिमायत करता है या वहां बैठे हुए लोग को हिमायत करता है, उस सरकार को भी चाहिए कि वो भारत का साथ दे और जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको तुरंत स्टॉप किया जाए, रोका जाए। क्योंकि अगर इससे तो दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही है वो ये आ रही है कि हम सब लोगों की मानसिकता पाकिस्तान के खिलाफ नफरत में परिवर्तित हो गई है। हम तो अब भारतीय कोई ना पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता कि वो नक्शे पे पाकिस्तान जैसा देश है। जिस तरह की खामियां, जिस तरह के हमारे यहाँ यही बात तो है, लेकिन यही बात है और इसी वजह से वो लगातार मिस एडवेंचर जो है वो प्लान भी करता रहा है। अनुज माथुर जी, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान का रोल कहीं से कहीं तक अगर इस्टेब्लिश होता है, चाहे बात मसूद अजहर या फिर जो ये कहा जाए कि 50% तक तो अभी तक कनेक्शन नजर आता है, लेकिन अभी भी कयास है, सूत्रों के हवाले से खबर है और ये तमाम चीजें अभी कनेक्ट हो रही है सर। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब हमें जल्दी नजर आएगा, ये कहा जाए, और उसका वक्त आ चुका है एक बार फिर से सबक सिखाने का? पूरी संभावना है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान का हाथ है न केवल यहां। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर एक रिएक्शन आया अफगानिस्तान से, उन्होंने निंदा करी, इससे पाकिस्तान को परेशानी हुई है। इसके अलावा पूरी दुनिया से ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं जो कि भारत के फेवर में बात कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को परेशानी हुई है। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नैना 100% है। भारत के अंदर कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। और उनको सही जवाब सही समय पर मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं नैना, इसमें कोई हमें कुछ बात सोचने की नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान एक इतना घटिया देश है कि खबर आ रही है, आपने भी शायद देखी होगी कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर एक कार में ब्लास्ट, धमाका, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूं नैना, आपके शो पे मैं 25 बार इस बात को कह चुका हूं कि जो हम जो बोलते हैं उसको यूं का यूं कॉपी करते हैं कि वो थी सीएनजी कार थी, उसमें धमाका हुआ, उससे एग्जैक्ट वर्बेट कॉपी जो हमारे दिल्ली में एक्शन हुआ है उसकी। ये इतना घटिया देश है कि वो वहां पर अपने वहां पर लोगों को ये इस प्रकार का धमाका करवा के, यानी कि आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान ये झूठा प्रोपेगेंडा दर्शाने की कोशिश करे कि भाई हमने कुछ नहीं किया, बल्कि हम भी इसी तरह से विक्टिम है। ये विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका उनका ये तरीका है। दो बातें, एक तो ये बात है, दूसरा, जब भी पाकिस्तान में इंटरनल हालात उनके हाथ से बाहर निकलते हैं तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी और देश में जाकर के कोई एक्सटर्नल ऐसी इशू क्रिएट कर दें ताकि पाकिस्तान का कि लोग दोबारा एकत्र आ जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये होने वाला है। ये जो
केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में टीपीटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहे हैं, या बीएलए कर रही है, या पीओजे में असंतोष है, या गिलगित बाल्टिस्तान में असंतोष है, उससे ध्यान बटाने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं ताकि भारत फोर्स हो कोई एक्शन लेने के लिए और फिर वो अपने उसका अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें। ये मैं आपको बता रहा हूं नैना, ये मुल्ला मुनीर के दिमाग में भर दिया है। ट्रंप ने उसको 3 बार बुला करके ये क्या कह दिया कि मेरा फेवरेट ये वो, उसका अपना एजेंडा है ट्रंप का, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा। ये मुल्ला मुनीर को और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, तो उनको ये लगता है कि जब भी कोई, देखिए जितनी बार भी ये हुआ है कि कोई जब फील्ड मार्शल बना या कोई उसके बाद सर अभी तो खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के तो अभी टर्म्स ऐसे हो गए कि दोनों एक दूसरे के दर्द पर मलहम लगाने की कोशिश करते हैं और बस दुनिया को यही दिखाना है। नैना ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिका एक दूसरे के मलहम लगाने वाले देशों में से नहीं है, उनका अपना एजेंडा है। जब वो एजेंडा हो जाएगा तो दूध में से मक्खी किस प्रकार से निकलती है वही पाकिस्तान का हाल होएगा। एक बात और मैं साफ बता देना चाहता हूं कि ये अमेरिका वही अमेरिका है, यही ट्रंप थे 2018 में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान ने वो तमाम अरबों डॉलर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में उड़ा दिए। ये वही अमेरिका है। और सर हमेशा से पाकिस्तान खुद को विक्टिम जरूर बताता है, लेकिन मैं जल्दी से एक बार एके सिंह जी का रुख कर रही हूँ। एके सिंह जी, शुरुआत में जो बात यहाँ पे मैं और अनुजी भी कर रहे थे, आपने कहा कि बड़े अच्छे से तरीकों को हैंडल किया गया, लेकिन एक बात तो आप इसे मानेंगे, जिस जगह पर ये पूरी घटना घटित हुई वहां पे लोगों ने कहा कि बड़े सेंसिटिव जोन माने जाते हैं, लेकिन वहां पे सुरक्षा के लिहाज से तैनाती तत्परता उस रूप में नजर नहीं आई। और अगर पहले से ही सुरक्षा को लेकर इतने बड़े हमारे पास में ये कहा जाए इंटेल्स थे कि ऐसी कोई साजिशें रची जा रही हैं, उसका दूसरा हिस्सा नजर आया बड़ी छापेमारी जिसमें बड़े स्तर पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक सामग्री या फिर पदार्थों की अगर बरामदगी होती है, 1-2 किलो नहीं लगभग 3000 किलो या उससे ज्यादा की ही बरामदगी, और जो अभी भी चल रहा है। इसके बावजूद हमें और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था इंटेलिजेंस के लिहाज से, सिक्योरिटी वाइज वो कमी नजर आती है राजधानी दिल्ली के इन इलाकों में। नहीं, आपकी बात आपके अनुसार, इन लोगों के अनुसार ठीक हो सकती है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको इंटेलिजेंस फेलियर मानेंगे अगर, तो इससे पहले जो हमने जो रिकवरीज की हैं, जो पकड़े हैं, जो विस्फोटक बरामद किए, व्हाट वाज दैट? ना मैं वही तो कह रही हूँ कि वो नाकामी नहीं है, लेकिन शायद हमारा इंटेलिजेंस काम और प्रोएक्टिव होने की जरूरत थी क्या सिक्योरिटी कंसर्न से? हमारा इंटेलिजेंस काम कर रहा था, उसी के नतीजे आपके सामने आए कि ये लोग पकड़े गए, विस्फोटक बरामद हुए। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेट द थिंग्स अनफोल्ड। आपको पता चल जाएगा कि जो ये हादसा हुआ है कल, वो हादसा मोस्ट प्रोबेबली, मैं दावे के साथ नहीं कर सकता कि ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ पैनिक मोमेंट में हुआ है ये। टारगेट वाज समवेयर एल्स बट दिस हैपेंड देयर। तो एके सिंह जी, आपको क्या लगता है? यही बात मेरे साथी रजनीश भी कह रहे थे, जानकारी ये मिली कि जिस जगह पर धमाका हुआ वो नहीं, टारगेट कुछ और था। आपको क्या लग रहा है फिर, और टारगेट कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा नहीं आतंकियों की तरफ से कि जहां पे छोटी गैदरिंग हो वहां पे धमाका हो, मास लेवल पे डैमेज करना एक तरह से उनकी रणनीति रहती होगी। खास करके दिल्ली ही नहीं, पैन इंडिया की मैं बात करूंगा कि आतंकवादियों के 2 मॉड्यूल्स, जो 2 तरीके मोडस ऑपरेंडी जो सामने आई है, उस पे हम सबको, हमारे एजेंसीज को भी हम ध्यान दे रहे हैं। एक तो इनका जो स्लीपर सेल है, इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स उनको बोलते हैं, जो कि ग्राउंड पे रिएक्ट करते हैं, जैसे ये इसने किया। ये लोग अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो अनपढ़ गवार जो आतंकवादी बना दिया उसको पैसे का लालच देके, अब वैसे आतंकवादी अब दे आर नॉट एक्टिव। तो ये तो एजुकेटेड पर्संस आर कम ना, फिर तो ये तो और भी ज्यादा रिस्की हो गया है। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाह रहा था, एक वो अब द प्लेस ऑफ ऑपरेशंस, अब प्लेस ऑफ ऑपरेशन इसका हाई फाई जोन, हाई फाई एरिया नहीं रहा। अब ये लोग उस जगह को अपना प्लेस ऑफ ऑपरेशन बना रहे हैं जो कहीं से भी किसी भी तरह से कोई ये सोच भी नहीं सके कि यहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधि कर सकता है। जैसे फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी के पास जो गोदाम था जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है, कैन यू सी दैट प्लेस?
देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है वहां पे। आदमी पैदल चल के वहां पे जा रहा है, और धूल दूषित जगह है वो जहां पे इन्होंने छिपाया था। यानी कि जो जगह देखिए, जगह इस बात का संकेत है कि आप नाउ दे आर टारगेटिंग दोज प्लेसेस जो कभी भी किसी नजरों में नहीं आए। तो ये दो तरीके जो इन्होंने लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है इनके ऑपरेशंस में, ये थोड़ा सा चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे आस्तीन के सांप जो हैं उनकी एक्टिविटीज को हमारे पड़ोसियों को देखना चाहिए। मींस मेरे बगल के पड़ोस में कौन रहता है, वो उसकी एक्टिविटी क्या है। अगर हम उसको समय रहते किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा यही हश्र होगा, ऐसी वारदात होती रहेंगी। ये सारे हमारे अपने जो बंदे हैं जो लिंक्ड है किसी विदेश से, मैं अब नाम नहीं लूंगा किसी का। लेट द थिंग्स अनफोल्ड, सबको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। अभी मैं इतना ही कहूंगा, एक बार एक एनालिसिस और हो जाने दीजिए, जो होने वाला है हो रहा है, कल तक आपको शाम तक पता चल देखिए जाएगा। आप एनालिसिस का वेट करने की बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो तमाम कनेक्शन शुभदा नजर आते हैं, और जो बात अभी यहाँ पर एपी सिंह जी ने और अनुज माथुर जी ने भी कही थी कि अब ये जो एक पैटर्न है व्हाइट कॉलर या फिर सोफिस्टिकेटेड वर्क के साथ पढ़े लिखे लोगों को कन्वर्ट करना जिहाद की तरफ, ये ज्यादा घातक है। ऑल्दो हमने देखा है, चाहे बात ओसामा बिन लादेन, अपने आप में अगर देखा जाए तो एजुकेशन वाइज उसकी बड़ी अच्छी प्रोफाइल, बड़े अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था, और लेकिन वही उसका दिमाग दूसरों के लिए कितना घातक था। ऐसे ही जो डॉक्टर्स पकड़े गए, एक रिपोर्ट उसमें ये सामने आई कि इन डॉक्टर्स के पास में रिसिन नाम का जो जहर है वो बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में एक तरह से नजर आया, और उसको कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं एक तरह से रासायनिक जहर या फिर केमिकल बायो वेपन के तौर पर ये इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार करते हैं। तो ये तो और भी ज्यादा गंभीर खुलासे हैं ये है। और ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इकोसिस्टम जो बनाने का नेतृत्व है, वो कल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करता, क्योंकि ये अलग अलग पॉकेट्स में हो रहा था। पहली बात तो ये है। दूसरी है कि ये जो एजुकेटेड यूथ को रेडिकलाइज करना, ये हमेशा से आइसिस का मोडस ऑपरेंडाई था। जिस तरीके से आइसिस ने यूरोप से, यूके से और अमेरिका के अलग अलग स्टेट से लोगों को सीरिया, इराक लेके वो आए थे, रेडिकलाइज किया था, ये आइसिस का था, जिसको आइसिस खुरासान फॉलो कर रहा है। अब देखिए 2012 में डैनियल एल्सबर्ग जो विसल ब्लोअर थे, उन्होंने ये बोला था कि आइसिस को CIA ने बनाया है। इवन इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के ऊपर ये कमेंट किया था कि आइसिस को बनाने वाली हिलरी क्लिंटन और उनकी मशीनरी है। बाद में वो उस चीज को डिप्लोमेटिकली सरकाज़म कह के हट गए थे। हमें बहुत लंबा जाना भी नहीं है, सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शर्रा अभी व्हाइट हाउस में है, जिनका अलकायदा, जबल तल नुस्रा और पता नहीं किस किस ऑर्गेनाइजेशन से जिहादी माने तो जाते थे अमेरिका, जिहादी माने जाते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि अभी जो कराची का जो कराची कोड बोलते हैं लेकिन है इस्लामाबाद में, जो जहां पे ये जो फॉल्स फ्लैग आसिम मुनीर ने करवाया है, जो कॉपी करता है कल के अटैक को, अब ये समझिए कि आसिम मुनीर 27th अमेंडमेंट पास होता है। 27th अमेंडमेंट का ये फायदा है कि ना ही लाइफ टाइम के लिए तो वो जनरल फील्ड मार्शल रहेंगे और उससे ज्यादा का उनको पदोन्नति मिलेगा, एक इम्यूनिटी मिलेगी। खासकर पाकिस्तान में जो फौजी फाउंडेशन है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, उसकी जो फंडिंग है किस तरीके से किसको मिल रही है, इसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। फौजी फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारा NIA, हमारा NSG मीटिंग करवा रहा है, हाई अलर्ट पे जा रहा है, उसी समय पाकिस्तान क्यों करवा रहा है? उसी समय जो है शहबाज शरीफ क्यों मीटिंग करवा रहे हैं? एकदम तुरंत सारा तैनात हो जाता है। उनकी रावलपिंडी में मीटिंग चल रही है। तीसरा चीज है, एक टेररिस्ट का नाम बता दीजिए, एक टेररिस्ट का नाम। जब इंडिया ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, कोई भी एक, मसूद अजहर और फिर हाफिज सईद, ये सब तो बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स हैं। क्या किसी भी निगोशिएशन डायलॉग के बाद पाकिस्तान ने किसी को भी इम्प्रिजन या जेल किया है लंबे अरसे तक? भले ही वो छोटा अपना लिप सर्विस दिखाते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि ISI और आइसिस खुरासान का क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, 8,000 से ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे मेडिकल के
बांग्लादेश में पढ़ते हैं, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। नेपाल इंडिया के बॉर्डर से आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, यहां से हो रही है, पंजाब के थ्रू स्मगलिंग हो रही है। तो हमारे और सबसे महत्वपूर्ण फायदा बात तो उठाया यह जा है रहा कि है। पिछले कुछ वक्त में बाकायदा ऐसी मीटिंग भी हुई थी पीओके वाले एरिया में। उसका मैं जवाब एक बार अनुज जी से आगे समझूंगी, लेकिन उसके पहले मैं संदीप जी का रुख करती हूँ, क्योंकि वो जो तमाम बैठकें हुई थी उसका एक बड़ा सार भी यही माना जा रहा था। पीओके वाले इलाके में आईएसआईएस की जो ये कहा जाए नेता हैं, वो एक तरह से मीटिंग करते हैं आईएसआई के साथ में मिलकर। क्या रणनीति तैयार करेंगे, या वहां पे क्या कोई एक अलग तरह की कोई ट्रेनिंग कैंप जो है वो शुरू करने की तैयारी है क्या? लेकिन संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, बार बार एक अलग एक प्रोपोगेंडा और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि मैं जब डिबेट करती हूं तो उनका कहना होता है कि भाई जब इंडिया में चुनाव होते हैं तो ऐसे हमले करा दिए जाते हैं, जब ऐसी कोई चीज होती है तो ऐसे हमले करा दिए जाते हैं। इवन वो पहलगाम या पुलवामा तक को इसी रूप में काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको वही जो अभी शुभदा जी और अनुज जी ने कहा कि भाई यहाँ वहां पर भी धमाका होता है, यहाँ पर धमाका होने के बाद हम मीटिंग करते हैं तो वहां पर भी वो उसको कॉपी करते हैं, वो इसी प्रोपोगेंडा को सेट करने के लिए, दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश करने के लिए। क्या नैना जी देखिए, वहां की जो राजनीति है, व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति काफी वहां प्रभावित करती है, और पाकिस्तान का व्यापार हो या पाकिस्तान की कोई भी नीति, वो भारत की राजनीति को दृष्टिकोण में रख के ही बनता है। बहुत अच्छी बात AK सिंह सर ने कही कि आज भारत में अभी जो कल दिल्ली में हमला हुआ, उस मामले में जो पुलिस है या NIA की टीम है या रॉक है, वो तालमेल जो दिखा पूरे देश को। सिस्टम अब ये है कि रिएक्टिव नहीं है, बल्कि सिस्टम जो है प्रोएक्टिव है। और एक और चीज है कि आतंकवाद से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो केवल बंदूक की नहीं है, वो एक शक्ति की भी लड़ाई है। क्योंकि जब से ये मोदी सरकार आई है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को दिखाया है। और मैं अमित शाह जी की भी तारीफ करूंगा कि जब आतंकवाद कभी भी भारत के अंदर पैर पसारता है तो उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, उसमें समझौते की उन्होंने कभी गुंजाइश नहीं छोड़ी। यही कारण है कि देश के जो दुश्मन है अब वो डरते हैं, और भारत की प्रतिक्रिया का आज पूरा विश्व इंतजार भी कर रहा है। तो इसको दो तरीके से देखना चाहिए आज की डेट में कि हम सब भारतीय आज एक हैं आतंकवाद के खिलाफ। हाँ, ये जरूर है कि हमें बहुत दुख है, और इतना हम दुखी है कि हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ इतना कठोरतम कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो कि नजीर बने, क्योंकि अब वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। नैना जी, जो पीड़ा मन के अंदर है, दिल के अंदर सभी भारतीयों में, वो ये है कि इस आतंकवाद का खात्मा हर हाल में करना बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, पूरा देश, वो चाहे बिहार की आप राजनीति से जोड़ लीजिए। अब कैसे आतंकवाद का खात्मा करना, कैसे उसको चिन्हित किया जाएगा, मुझे संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं अनुज जी का रुख करती हूँ। क्योंकि अब तो वही व्हाइट कॉलर्ड वर्क्स, कभी साइंटिस्ट, कभी IT इंजीनियर्स, कभी डॉक्टर्स, अब ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज या संस्थाओं को एक तरह से अब अपना हब बना रहे हैं। ऐसे नैना जी, AK सिंह सर नहीं कहता है, उसको थोड़ा मैं विस्तृत कह देता हूं, और कहूंगा तो हो सकता है ब्रेकिंग न्यूज भी बन जाए। जो अभी पकड़ा गया पहले, और जिस जगह पे स्थान पे पकड़ा गया, वो बहुत बड़ा एक यात्रा वहां से निकल रहा था। और पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि आपने उतनी बड़ी जो पॉपुलेशन थी, यात्री जो आए थे विश्व देश के कोने कोने से, जो भारत की समृद्धि की गाथा बुन रहे थे, उनकी सुरक्षा कहीं जो है प्रश्न चिन्ह न लगे। तो सरकारी एजेंसियों ने जो काम किया वो तो काबिले तारीफ है। हाँ, लेकिन उसके एवज में हो सकता है आतंकवादी तक पहुंचने में, जब पुलिस ने डिकोड कर लिया, प्रशासन के लोगों ने उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उसके पास कोई चारा नहीं था, वो बंद हो गया उसका चारा, और इस तरह की प्रतिक्रिया होकर के चला गया। हड़बड़ाहट में दिया हुआ अटैक जो हो गया वो नजर आता है। जल्दी से मैं अनुज माथुर जी का रुख करना चाह रही हूँ। अनुज सर, लास्ट रिएक्शन के तौर पर जरा मुझे समझाइएगा, आखिर कैसे इन्हें चिन्हित करेंगे? और दूसरी बात वही कि पीओके में कुछ समय पहले जो ISIS खुरासान या फिर ISI की जो मीटिंग्स होती हैं, क्या वो इसी तरह की, इसी मॉड्यूल का हिस्सा है? अब वो ना, इसमें दो इश्यूज हैं। ISIS खुरासान को पाकिस्तान की सेना BLA के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। और ये जो BLA के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की अपनी काबिलियत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो खुद इस बात को जानते हैं, और उनकी प्रोफेशनलिज्म में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके आगे कोई ऐसे लोग आके बैठे जैसे कि उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, TRF जैसे संगठन हमारे खिलाफ खड़े कर रखे हैं, उसी प्रकार से उन्होंने BLA के खिलाफ IS खुरासान को लाने की कोशिश करी है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो कहीं ना कहीं एक इस्लामिक कट्टरता के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। और ये जो बात हम कर रहे हैं कि क्यों इस प्रकार का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आप उसको देखिए। वो जो ग्रुप था उनका, जो व्हाट्सएप या जिस भी ऐप में ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स और समथिंग लाइक दैट। तो इससे आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार की मानसिकता वहां पर है। और इसका जवाब सिर्फ यही है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक हम पाकिस्तान के पंजाब में, एक सेकंड और नैना, हमको पाकिस्तान के पंजाब में प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पंजाब के अलावा बाकी तमाम जो पाकिस्तान के हिस्से हैं वो दोयम दर्जे के हैं। और जब पाकिस्तान के पंजाब में चोट लगेगी तो ये सुधरेंगे। और मुझे लग रहा है सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अब वक्त आ गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इस रूप में स्टैब्लिश होता है तो शायद मीटिंग उसी बात का एक बड़ा सबूत है। और इसी बात का खौफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आसिफ मुनीर और उनकी जो पूरी शहबाज शरीफ की सेना है उनको नजर आता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, दिल्ली में हुआ ये ब्लास्ट कई सवाल जरूर लेकर आया और सीधे सीधे खौफ पाकिस्तान के मन में बैठा कर गया है।